अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की हुई औपचारिक शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से लगाई रोक। 7 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर आंशिक रोक। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। अयोध्या के राम मंदिर में आज हुआ प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा पर्व। गंगा दशहरा पर राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। 101 ऋत्विजों की उपस्थिति में वैदिक विधान से संपन्न हुआ कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए कार्यक्रम में सम्मिलित। भारत में हमेशा से ही प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रहा है। प्रकृति का पोषण हमारे देश का आधार है। प्रकृति का संरक्षण और विकास साथ साथ चले, ये हमारे देश के मूल में हमेशा से ही रहा है। ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी को बनाए रखे। विकास की दौड़ में पर्यावरण के सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं धुंधली न पड़ जाए, ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना है। पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाने के साथ की थी, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ जोड़ने वाली एक अनूठी पहल है। इस अभियान के 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे नई दिल्ली के भगवान महावीर वन स्थलीय पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व करते हुए नजर आए। पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की प्रधानमंत्री ने पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद का पौधा लगाया। यह अभियान अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के भारत के गहरे दर्शन को साझा किया। प्रकृति रक्षति रक्षिता। प्रकृति उन लोगों की रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। जी हां, इस मंत्र पर जोर देते हुए उन्होंने वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला, खासकर मिशन लाइफ जैसी पहलों के माध्यम से। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है।
पर्यावरण में संतुलन, ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पर्यावरण से गहरा लगाव है। इसके निमित्त वो समय समय पर वृक्षारोपण करते रहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ साथ देश भर में किए गए वृक्षारोपण को दर्शाता एक विशेष वीडियो जारी किया गया है। आज मैंने एक पेड़ लगाया, माँ के नाम एक पेड़। जब माँ के नाम आप पेड़ लगाते हो, कईयों का नाम सामने आता है। हर एक को एक पेड़ लगाना चाहिए, उसका सृजन करना चाहिए और पेड़ लगाते समय अपनी माँ का नाम याद रखिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अंदाजा हो। सबको पता है कि धरती के अलावा हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह है ही नहीं। वी हैव टू मेंटेन इट, रेस्टोर इट। आज के दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये जो धरती माँ है, जिसको माँ कहते हैं, जो एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम है, फ्लोरा है, फौना है, हम इसके ट्रस्टीज हैं, हम इसके कंज्यूमर्स नहीं हैं। वी हैव टू पास ऑन दिस टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। आज अयोध्या की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाई मिली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर बने राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आज गंगा दशहरा का पर्व है और आज ही के दिन अभिजीत मुहूर्त में मुख्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह अत्यंत शुभ मुहूर्त सुबह 11:15 बजे से 11:40 के बीच रहा। अभी तक मंदिर में श्री रामलला के रूप में विराजमान थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला से आगे बढ़कर अब राम भक्तों की आस्था राम दरबार तक विस्तारित हो गई है। पहले तल पर स्थित भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के 7 अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न किया गया, जिनके मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंज उठा। लाखों भक्त अब राम मंदिर में रामलला के साथ साथ श्री राम दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का शुभारंभ हो गया है। भारतीय शिष्टमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भागीदारी
निभा रहा है। ब्राजील की संघीय सीनेट के अध्यक्ष डेवी अल्कोलुम्ब्रे के संबोधन से सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में वैश्विक शासन में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका विषय पर फोरम में चर्चा संवाद हुआ। फोरम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। India supports a fair and rule-based global trading system, on that adequately addresses the needs and aspirations of the global South. Friends, we are concerned that representation of developing countries and the international institutions remain inadequate. This imbalance hampers global equity and balanced development. Therefore, BRICS countries must collectively make concrete efforts to enhance the participation of the global South in such institutions. Global crises such as COVID-19 pandemic have disproportionately affected the global South. Challenges related to health, food, and energy security have intensified. Without concrete and coordinated actions, achieving the sustainable development goals will remain difficult. Sustainable development goal को प्राप्त करने के लिए हमें सामूहिक और प्रयास की आवश्यकता है। साथियों, पिछले दशक में भारत की India's economic journey over the past decades has been remarkable despite global uncertainties and domestic challenges. India has constantly outperformed the global growth averages, rising from the 10th largest economic in the 2014 to the 4th largest today is a testament to India's robust policies and strength of its people. From 2014-15 to 2024-2055, India's GDP has grown at an average rate of over 7%, making it the fastest growing major economy in the world. India is not only the world's largest and most vibrant democracy, but also a nation with a stable governance, a strong constitutional, institutional, the rules of law, transparent and accountable tax system, and decisive leadership that has earned the trust of global investors. Under the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi, India has made unprecedented progress in infrastructure, water, energy, and road rail connectivity. संसद के मानसून सत्र की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तिथियों की सिफारिश की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद में सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह दूसरे में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में भारत के उपराष्ट्रपति और केंद्रीय रक्षा मंत्री शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जून 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दूसरे चरण के दौरान सशस्त्र बलों, भारतीय तट रक्षक और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों को 92 विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रदर्शन के लिए 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक कार्मिकों को प्रदान किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, एयर मार्शल नागेश कपूर को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा और अन्य को उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, महानिदेशक परमेश शिवमणि, रियर एडमिरल संदीप मेहता, एयर वाइस मार्शल अजय कुमार पैन, सीमा सड़क संगठन के जॉर्ज पी चेरियन को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिक शामिल हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों के अमेरिका आने पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीज़ा पर लागू होगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों के नागरिकों को वीज़ा जारी करते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वीज़ा जारी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग अमेरिका ना आ सकें जो अमेरिकियों या देश के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। The recent Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen,
Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise, new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Thank you very much. मोदी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखें, जो लाखों लोगों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर प्रदान कर रही हैं। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाएं जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक रही। उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक मोदी सरकार की इस प्रमुख योजना के लाभार्थी बताते हैं कि किस तरह कल्याणकारी योजनाओं के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से लेकर PMAY के तहत घरों के निर्माण तक गरीब कल्याण के 11 साल गरीबों की मदद कर रहे हैं और उनके जीवन को लगातार बेहतर बना रहे हैं। सर, पानी के बारे में ये समझो कि पानी की बहुत ज्यादा परेशानी थी। यहाँ ठंड भी पड़ती, बर्फ भी गिरता, तब भी महिलाएं दूर दूर से पानी लाती थी। बच्चों को अपने यहाँ भी एक बार नहलाते थे, कपड़े भी उसी दिन धोते थे। बैलों के लिए पानी लगता था, उनके लिए भी लाना पड़ता था। पतरा वालों मकान હતું ને એટલે વરસાદ પડે એટલે પાણી નીચે પડે, ગોધરા પલ્લી જાય, અનાજ પલ્લી જાય, તો અમે આખી રાત જાગવું પડે। पर पीएम मोदी की आवास योजना और जल जीवन मिशन ने इनकी हर समस्या का समाधान किया। નવું પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં મકાન પાસ થયું છે તો હવે તો મને સારું લાગે। મારા મમ્મી પપ્પા કોઈ છે નહીં એટલે એ લોકો મારી બહેનો આવે એટલે મને સારું લાગે। हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है गांव के ऊपर, और वहाँ से हर घर में हर टंकी छत पे लगी और पूरा पानी हर गांव में हर घर में जा रहा है। મોદી સાહેબે ઘર મકાન એકલું નહીં પણ ઘરને પરિવારોને ખુશી પણ આપી છે અને બધા ખુશ પણ છે એનાથી। पिछले 11 साल में सर सब लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है। મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। भारत सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तो आइए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की कहानियां सुने और जानें कि कैसे इसने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र जो सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, चिकित्सा बिलों में कटौती करने में मदद कर रहे हैं। कैसे इन सब योजनाओं से लाभार्थियों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में क्या कॉस्टली इलाज पड़ रहा था, कभी इलाज ले पाता था, कभी नहीं ले पाता था। जितने भी जॉइंट बॉडी के अंदर जॉइंट थे वो सारे दर्द होने लगे थे, जिसको साइटिका बोलते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जब 2014 से आज 11 साल होने वाला है,
देश में 15,000 का ऊपर स्टोर खुला हुआ है। किसी ने बताया था कि आयुष्मान योजना सरकार ने चालू की है और आप इस योजना के अंदर आवेदन करें। फिर मेरा आयुष्मान कार्ड बन के आया था। 220 रुपए का जब दवाई मार्केट में है, यहाँ पे सिर्फ केवल 20 रुपए में 50 से लेकर 90% तक कम रेट में दवाई मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत मेरे जाँचें भी फ्री हुई सारी, और दवाइयाँ मुझे मुफ्त मिलने लगी। इससे मेरे को आर्थिक बचत बहुत हुई है। आम गरीब तबके का बहुत कुछ ध्यान रखा आपने इस 11 साल के दरमियान। मोदी जी को मैं दिल से बहुत आभारी करता हूँ एंड आई सैल्यूट बीइंग ए एक्स सोल्जर। मोदी जी का धन्यवाद और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। योग तन, मन और आत्मा का संतुलन। भारत ने योग को विश्व मंच पर पहुंचाया और संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। आइए हर दिन बनाएं योग को अपने दिनचर्या का अहम हिस्सा और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। देखिए योग से जुड़ा हुआ ये विशेष वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। सांसों में शांति का हो समागम, तनाव त्यागने का है प्रयत्न, लचक से संपूर्ण होता जीवन, जीर्ण पीड़ाओं से मुक्ति का जतन, बाहरी वेदनाओं को करके खत्म, अपने मन के स्वर को अब सुन। योग सिर्फ स्वस्थ शरीर का नहीं, ये है स्वस्थ तन, मन और आध्यात्म का संकल्प। योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, जीवन शैली में जीवन को अपनाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए विश्व समुदाय से अपने इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। भारत सरकार के अथक प्रयासों के कारण सन 2014 में हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का अनुमोदन किया गया। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 सह समर्थक देशों की रिकॉर्ड सर्वसम्मति प्राप्त हुई। अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य और कल्याण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए विश्व की आबादी में स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास के लाभों की जानकारी के व्यापक प्रसार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके पश्चात भारत में एक समग्र स्वास्थ्य क्रांति के नए युग का शुभारंभ हुआ, जो उपचार से ज्यादा रोकथाम के सिद्धांतों पर आधारित है।